डियर स्टूडेंट्स, आज कृषि संबंधी विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां चैप्टर के अंतर्गत हम करेंगे नई कृषि संबंधी रणनीति या नीति, नई कृषि नीति की विशेषताएं, उद्देश्य और उपलब्धियां, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है और हरित क्रांति के प्रभाव। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन 1969 में। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6 बैंकों का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? सन 1955 को। कृषि शाख का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की अनुशंसा पर हुई? शिवारामन कमेटी। जमींदारी उन्मूलन से संबंधित पहला कानून किस राज्य में पारित हुआ? बिहार में, सन 1950 में। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हम आज के टॉपिक की ओर। नई कृषि संबंधी रणनीति, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। एक फोर्ड फाउंडेशन दल की स्थापना की गई थी और उस दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने लगभग 8 वर्षों तक, 8 वर्ष कब से कब तक? 1961 से लेकर 1969 तक कृषि से संबंधित एक नीति अपनाई। उसी को हम नई कृषि संबंधी रणनीति या नई कृषि संबंधी नीति कहते हैं। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, फोर्ड फाउंडेशन दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कृषि के विकास हेतु जो रणनीति लगभग 8 वर्षों 1961 से 1969 तक अपनाई, उसे नई कृषि संबंधी रणनीति या नीति कहा जाता है। अच्छा, ये नीति जो अपनाई, उसको अपनाने के पीछे व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स? क्या उद्देश्य थे? तो उद्देश्य थे कृषि उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। दूसरा, किसानों की दृष्टिकोण में परिवर्तन, चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द फार्मर्स। इसका उद्देश्य किसानों की दृष्टिकोण में इस प्रकार परिवर्तन लाना था कि वे वैज्ञानिक ढंगों को अपनाने के लिए प्रेरित हों। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सुधरे तरीकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस। देश में उपलब्ध अनुसंधान की सहायता से कृषि के सुधरे तरीकों का विकास करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, उपयुक्त प्रशासनिक प्रणाली, सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कार्यक्रम का एक अन्य मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली का विस्तार करना था जिससे कृषि विकास संबंधी कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था वो था किसान की आय में वृद्धि, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द फार्मर। इस कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना तथा देश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाना था। और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, वो इस स्ट्रेटेजी की विशेषताएं थी। तो इसकी विशेषताएं, जो नई कृषि संबंधी रणनीति है उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, कृषि तकनीक, एग्रीकल्चरल टेक्निक। नई नीति में कृषि उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक पर बल दिया गया। नंबर 2, आगत पैकेज, इनपुट्स पैकेज। नई नीति के अंतर्गत कृषि आगतों जैसे उत्तम किस्म के बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, यंत्रीकरण आदि का देश के चुने हुए क्षेत्रों में सम्मिलित रूप से उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है संस्थागत सुधार, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो हमने पिछले वीडियो में भी किए हैं। नई नीति में संस्थागत सुधारों पर भी जोर दिया गया। इनका लक्ष्य मध्यस्थों का उन्मूलन करना, वास्तविक काश्तकार को स्वामित्व के अधिकार दिलाना, जोतों के आकार को आर्थिक बनाना, कृषि भूमि का न्यायोचित बंटवारा करना था। नेक्स्ट, बहुफसली खेती, मल्टीपल क्रॉपिंग। एक फसली खेती के स्थान पर बहुफसली खेती के विकास पर इस नीति में बल दिया गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, समन्वित कार्यक्रम, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम। इस नीति के अनुसार कृषि विकास के कार्यक्रम को समन्वित करने के लिए सामुदायिक
विकास योजनाओं का विस्तार करने पर बल दिया गया। कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। नई कृषि संबंधी नीति केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें कृषि उपज का विपणन भी शामिल है। किसान को उसकी उपज की उचित कीमत मिलने के लिए कृषि कीमत आयोग की स्थापना करने पर बल दिया गया। तो ये थी इस नीति की विशेषताएं। और इस नीति को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो दो तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। पहला, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और दूसरा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। अभी तक आपको ये तो पता लग गया कि जो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी थी वो कब से कब तक लागू की गई, 1961 से लेकर 1969 तक। तो वैसे ही इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया तो तरह से किया गया जो अभी हमने पढ़ा, IADP और IAAP, गहन कृषि जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है उसके अंतर्गत मेन फोकस देश के कुछ एक जिलों के ऊपर किया गया, क्योंकि पूरे देश में तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था एकदम से, तो कुछ एक जिलों के ऊपर ही फोकस किया गया। और ये सन 1960-61 का जो वर्ष था उस दौरान इसको आरंभ किया गया, जबकि गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP को 1964-65 के दौरान लागू किया गया। तो अब हम इन्हें कर लेते हैं। गहन कृषि जिला कार्यक्रम अथवा पैकेज कार्यक्रम। फोर्ड फाउंडेशन दल की सिफारिशों के आधार पर सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार कृषि से संबंधित विकास योजनाओं को एक साथ समस्त देश में लागू करने की अपेक्षा केवल कुछ चुने हुए जिलों में ही लागू किया गया। इस कार्यक्रम को गहन कृषि जिला कार्यक्रम इसलिए कहा गया क्योंकि यह देश के कुछ चुनिंदा जिलों में आरंभ किया गया था। कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम भी कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए खेती के कई सुधरे ढंगों को एक साथ अपनाने का पैकेज प्रस्तुत किया गया था। इस इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के परिणाम बहुत ही शानदार रहे और इसके पश्चात फिर गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम को अपनाया गया। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को सन 1964-65 में अपनाया गया। इस कार्यक्रम को देश के 117 जिलों में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के चुने हुए क्षेत्रों में खेती के गहन तरीकों द्वारा मुख्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाना था। अब यदि हम बात करें कि इन दोनों कार्यक्रमों, गहन कृषि जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम में क्या अंतर थे, तो वो इस तरह से हैं कि जो गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों की संख्या गहन कृषि जिला कार्यक्रम की तुलना में कम थी। साथ में ही गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम में बीज प्रयोगशालाओं तथा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का भी कोई प्रयोग नहीं किया गया था और इस कार्यक्रम में गहनता का अंश भी कम था। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों को अपनाने से कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो था वो तैयार हो गया था। तभी देश में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई। तो इस कार्यक्रम की उपलब्धियां रही। अब हम कर लेते हैं जो उपलब्धियां इन कार्यक्रमों की रही। कार्यक्रम की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। नंबर 1, विस्तार। कार्यक्रम के अंतर्गत खेती के वैज्ञानिक ढंगों का 17 जिलों के 29,286 गांव की 32 लाख हेक्टेयर भूमि पर विस्तार किया गया। सेकंड वन, पैकेज कार्यक्रम। चुने हुए जिलों में सिंचाई का नियमित प्रणाली के साथ साथ उपयुक्त मात्रा में रासायनिक खाद, कीटाणुनाशक दवाइयों तथा अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। थर्ड वन, फार्म नियोजन। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 15 लाख फार्म के लिए निश्चित योजनाएं बनाई गई थी। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को उन्हीं के खेतों पर अधिक उपज देने वाले बीजों तथा रासायनिक खाद के प्रयोग तथा लाभ से परिचित कराना था। खेतों पर तकनीक का नमूना दिखाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने हुए प्रदर्शनों द्वारा खेतों पर किसानों को नई तकनीक संबंधी ज्ञान दिया गया। उत्पादकता में वृद्धि। 1964-65 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तृत स्तर पर काम करना आरंभ किया गया था।
इसके पूर्व 1950-51 से लेकर 1964-65 तक कृषि उत्पादकता की विकास दर 1.5% थी। इसके विपरीत 1964-65 से 1971-72 तक की अवधि में उत्पादकता की वृद्धि दर 2.4% प्रति वर्ष हो गई। और साथ ही साथ एक और उपलब्धि रही कि कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। नई कृषि नीति के परिणाम स्वरूप कृषि के प्रति कृषकों के दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन आया। उन क्षेत्र का कोई भी किसान जहां इस नीति को लागू किया गया था, इस नीति के विरुद्ध नहीं है। धनी किसानों के साथ साथ निर्धन किसानों ने भी इस नीति को अपनाकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है। नई कृषि नीति के अंतर्गत हमने इन दो कार्यक्रमों, गहन कृषि जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को अपनाया। गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964-65 के दौरान। तो इन दोनों कार्यक्रमों को अपनाने से काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स मिली और इन दोनों कार्यक्रमों को अपनाने के बाद देश में कृषि के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, आश्चर्यजनक वृद्धि हुई और काफ़ी तेज गति से वृद्धि हुई, जिसे फिर हरित क्रांति कहा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। क्रांति का अर्थ होता भी क्या है? आश्चर्यजनक और तीव्र गति से परिवर्तन आना किसी चीज में। तो वैसे ही जब कृषि के उत्पादन में काफी ज्यादा परिवर्तन आया, काफी ज्यादा वृद्धि हुई, तो उसे हरित क्रांति कहा गया। और हरित क्रांति जो थी वो 1967-68 के वर्ष में आई। इनफैक्ट 1967-68 में अनाज के उत्पादन में 1966-67 की तुलना में लगभग 25% की वृद्धि हुई थी। किसी एक वर्ष में अनाज के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि होना एक क्रांति के समान था। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने अनाज के उत्पादन में होने वाली इस वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा। और श्री जे.जी. हरार ने इसे बड़े अच्छे से डिफाइन किया है कि हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उन आश्चर्यजनक परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत के खाद्यान्न के उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जारी है। या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली भारी वृद्धि से है, जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई। और ये हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इतना स्टडी करने के बाद हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स रहे और वो सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हरित क्रांति के फलस्वरूप 1967-68 और उसके बाद के वर्षों में फसलों के उत्पादन में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 1967-68 के वर्ष, जिसे हरित क्रांति का वर्ष कहा जाता है, में अनाज का उत्पादन बढ़कर 950 लाख टन हो गया। दूसरा, पूंजीवादी खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। हरित क्रांति का लाभ उठाने के लिए धन की बहुत अधिक आवश्यकता है। इतना धन केवल वे ही किसान खर्च कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो। थर्ड जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो है किसानों की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर्स। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों की अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। उनका जीवन स्तर पहले से बहुत अधिक ऊंचा हो गया है। कृषि का व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय माना जाने लगा है। और फोर्थ वन, खाद्यान्न के आयातों में कमी, रिडक्शन इन द इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न के आयात पहले की अपेक्षा कम होने लगे हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। हरित क्रांति के इन प्रभावों के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्कशीट कार्यपत्रिका दी गई है, आपने इन प्रश्नों को करना है। नई कृषि रणनीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। हरित क्रांति की अवधारणा का वर्णन कीजिए। नई कृषि नीति के उद्देश्यों तथा प्राप्तियों की व्याख्या करें। हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन करो।
तो अब मिलते हैं हम नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक बाय।